Everyone, today I'll discuss about reflection of sound. So what is reflection of sound? Reflection of sound means bouncing back of the sound wave from the obstacle or from the surface after striking of the sound wave. साउंड वेव के स्ट्राइक करने के बाद मतलब मान लो कुछ इस तरीके से साउंड वेव आया और यहाँ पे स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद कुछ इस तरीके से यदि बाउंसिंग बैक हो जाता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जस्ट लाइक लाइट वेव, जैसे क्लास 8 में आप लाइट वेव के बारे में पढ़े थे। तो लाइट वेव में क्या होता था कि रिफ्लेक्शन, जैसे वहाँ पे हम लोग देखते थे कि वहाँ पे दो लॉज भी रीड किए थे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो जो लॉज उसका था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वही लॉ को फॉलो करता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आई मीन साउंड वेव भी वही लॉज को फॉलो करता है। तो देयर आर टू लॉज। लाइट वेव को ही हम लोग साउंड वेव के फॉर्म में किस तरीके से बता सकते हैं उसको देखो। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि दिस इज़ द इंसिडेंट साउंड वेव एंड दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, कुछ इस तरीके से हम लाइट में भी इसी तरीके से रीड किए थे कि इधर से लाइट वेव आता था, इस तरीके से इंसिडेंट होता था लाइट रेज, और ए सरफेस पे यहाँ पे एंट्री दिया, एंट्री करने के बाद यहाँ टकराने के बाद फिर इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाता था। और उसके बीचों बीच मतलब जिस सरफेस से वो स्ट्राइक कर रहा है उस सरफेस पे यदि एक 90 डिग्री का 90 डिग्री ले लो तो दैट वन 90 डिग्री को ही नॉर्मल बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या है, नॉर्मल होता है। तो जो एंगल हमारा यहाँ पे बनता था लाइट के लिए वो क्या होता था, नॉर्मल से जो एंगल बनाता है दैट इज़ द इंसिडेंट। और फिर इस साइड के लिए जो रिफ्लेक्टेड के साथ, नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड, क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रेज का, जो एंगल नॉर्मल के साथ बन रहा है दैट वन इज़ द रिफ्लेक्टेड रे। ये चीज़ है। तो नॉर्मल के साथ एंगल हमेशा बनाया जाता है इसमें, ठीक है। और यदि मैं बात करूं कि ए वाला एंगल, तो ए वाला एंगल जो होगा वो किसके किसके बीच होगा, सरफेस और रे के बीच। तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग नहीं बोल सकते। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से मेजर किया जाता है। वो क्लास 8 में आप ऑलरेडी रीड कर चुके हो, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग को क्या कंसिडर करना है कि दिस इज द साउंड वेव, इंसिडेंट साउंड वेव, and this is the reflected sound wave, and this is the normal, and this one is the surface, I mean striking surface, smooth surface बोल सकते हो। तो कुछ इस तरीके से साउंड उधर से आया, यहाँ से टकराया और टकरा करके वापस हो गया। यही टकरा करके वापस जाना ही तो रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब दो लॉज क्या था, वो दोनों लॉज को हम लोग जानते हैं। फर्स्ट वन लॉज था, इसका पहला लॉ की बात करें तो फर्स्ट वन लॉ इज इंसिडेंट, आई मीन इंसिडेंट साउंड वेव एंड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। इस तरीके से बोलो, इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, लाइज ऑन द सेम प्लेन, फर्स्ट वन लॉ। और कह सकते हो लाइज ऑन द सेम पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट वाला के लिए क्या होगा, लाइज ऑन द सेम पॉइंट। क्या क्या, लाइज ऑन द सेम पॉइंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, sorry, incident ray, reflected ray and normal, this one all lies on the same plane, ठीक है। सेम प्लेन बोलो, सेम पॉइंट बोलो, ठीक है। ये चीज़ था। नेक्स्ट वन, सेकेंड वन क्या था, सेकेंड वन था कि जितना एंगल पे इंसिडेंट होगा उतना पे ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स angle of incident of the sound wave is always equals to the angle of reflected ray of the sound, angle of reflected to the sound wave। साउंड का इंसिडेंट एंगल ये हो गया साउंड वेव का, और ये हो गया साउंड वेव का रिफ्लेक्टेड एंगल, ये हमेशा इक्वल होता है। यदि हम यहाँ से साउंड के मेरा कुछ इस तरीके से इंसिडेंट होता तो ये वाला मेरा 0 डिग्री होगा, क्योंकि देखो इसको धीरे धीरे ऐसे इधर ले जाएंगे ना तो ये 0 डिग्री पे होगा। मतलब आपको लग रहा है 90 डिग्री पे, बट ये 0 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री आपको लग रहा है, क्योंकि सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है ना, और नॉर्मल से देखें तो 0 डिग्री बनाता है। तो 0 डिग्री पे यदि वो इंसिडेंट होगा तो 0 डिग्री पे ही रिटर्न बैक हो जाएगा, कुछ इस तरीके से कि मान लो वो 0 डिग्री पे साउंड वेव कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हुआ ऐसे, तो उसी डायरेक्शन में फिर क्या हो जाएगा, अपना वापस हो जाएगा। तो थीटा यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, 0, मतलब थीटा मतलब यहाँ पे कह सकते हैं इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड दोनों जो एंगल है वो दोनों क्या है, मेरा 0 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और इसमें यदि यहाँ 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सेकेंड लॉज है, और साउंड वेव के लिए भी हमारा ये लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट कंडीशन आता है यहाँ पे कि मैं यदि बात करूँ, ये तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हम लोग एज डेफिनेशन समझे कि इस तरीके का डेफिनेशन होता है, बट इसका कुछ और भी मोटिव है
यहाँ पे यदि मैं बोलूँ कि ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसको एको कब बोलेंगे? एको, जैसे क्या है ना कि मान लो कुछ इस तरीके से डायग्राम से समझते हैं हम लोग। मान लो कि यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इस जगह से, और ये 0 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है किसी कहाँ पे? एक ऑब्स्टेकल पे। ऑब्स्टेकल मतलब किसी सरफेस पे मतलब स्ट्राइक कर रहा है वो जा करके। तो यदि यहाँ से साउंड वेव गया, मतलब यहाँ पे मान लो लाउड स्पीकर है या तो कुछ भी है, यहाँ से साउंड मेरा जा रहा है कुछ इस तरीके से, और ये गया यहाँ पे इस जगह पे, हर यहीं पे हम खड़ा हैं, यहाँ से साउंड जा रहा है और यहाँ पे हम खड़ा है इसी जगह पे, सेम प्लेस पे खड़ा है, और हमको साउंड तो वहाँ भी सुनाएगा क्योंकि साउंड का डायरेक्शन कोई पर्टिकुलर थोड़ी है, साउंड तो हर जगह पे ट्रांसमिट होगा, सभी डायरेक्शन में बस वो मूव करेगा। बट हमको साउंड कौन सा सुनना है? यहाँ से जो स्ट्राइक होकर के वापस आएगा वो साउंड को हमको सुनना है। तो उसको यदि हमको सुनना है यहाँ पे, तो 100% जाएगा कुछ इस तरीके से। तो जितना 0 डिग्री एंगल पे जा रहा है वो 0 डिग्री पे ही वापस होगा, और ये आएगा मतलब जितना यहाँ से यहाँ तक गया पहला, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर उसको वापस आना पड़ेगा, तब जा करके हम उसको सुन पाएंगे। ठीक है, और इस तरीके का जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, दैट वन रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इको, उसी को इको बोलते हैं। ठीक है, मतलब टकरा करके मान लो हम कुछ बोले हाई बोले, तो हाई फिर हमको यदि रिपीट होकर के मतलब उस टकरा करके फिर वेव आया हमारे पास और उसको यदि मैं सुन लिया, दैट वन इज द इको। ठीक है, तो ये इको कहलाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको, बट कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वही साउंड हमको सुनाई दे प्रॉपरली। ठीक है, प्रॉपर वे में सुनाई दे, तब हम लोग उसको इको बोल सकते हैं। उसका इंटेंसिटी में कोई ये चेंजेस नहीं होना चाहिए, और आपको यहाँ पे इंटेंसिटी भी ज़बरदस्त रखना पड़ेगा इको प्रोड्यूस कराने के लिए। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे ये है, कुछ और भी कंडीशंस यहाँ पे हैं कि यहाँ से इस पॉइंट तक, यहाँ से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि हम इको को डेवलप कर सकें। मतलब कोई भी ऑब्स्टेकल से कोई भी साउंड वेव यदि जाके टकराता है और टकरा के वो वापस आएगा, तो हमको उसके लिए कितना टाइम चाहिए, मतलब कुछ टाइम होना चाहिए जिससे कि उसको हम सुन पाए। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई भी साउंड, तुम टाइम पहले सबसे पहले जान लो, उसके बाद डिस्टेंस भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम जैसे इसको यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से वापस आने में टोटल मिला करके टाइम जो है कम से कम इतना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। अब बोलोगे 0.1 सेकेंड क्यों चाहिए, ऐसा क्या है कि 0.1 सेकेंड चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे ज़रूरी क्यों है? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि 0.1 सेकेंड तक कोई भी साउंड, एक साउंड को यदि मेरा माइंड सुनता है, मतलब मेरा कान सुनता है, तो उसको जो माइंड जो है, मतलब कह सकते हैं तरीके से कि माइंड को मैसेज करता है वो, उसको जब ह्यूमन ईयर पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा। तो एक्चुअली क्या है ना कि कोई भी साउंड को हम लोग 0.1 सेकेंड तक समझ पाते हैं। मतलब यदि उसके बीच में 0.1 सेकेंड के बीच में यदि दूसरा साउंड आएगा तो हम नहीं उसको, मतलब उसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो 0.1 सेकेंड तक कोई भी साउंड यदि उधर से आया हाई, तो हाई जो है सो 0.1 सेकेंड तक हमारा वही साउंड गूंजता रहेगा मेरा माइंड में। दूसरा साउंड यदि तुम उधर से सेंड भी करोगे उसके बीच में तो हमको सुनाई देने वाला नहीं है। और 0.1 सेकेंड तो बहुत छोटा है, 1 सेकेंड का 10 पार्ट देख सकते हो। 0.1 मतलब इसको 1/10 सेकेंड ना, 1 सेकेंड का 10वां पार्ट है ये। तो उतना देर तक, मतलब 0.1 सेकेंड के बाद यदि यहाँ से टकरा करके आता है, तो 0.1 सेकेंड में यदि वो टकरा के आता है तभी हम साउंड को सुन पाएंगे, अदरवाइज नहीं सुन पाएंगे। एक कंडीशन है यहाँ पे, एक कंडीशन, मतलब इको तभी पॉसिबल होगा जब 0.1 सेकेंड होगा। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम कि इन ऑर्डर टू हियर ए डिस्टिंक्ट इको, मतलब जो दूर का यदि इको को हमको सुनना है तो क्या नेसेसरी होना चाहिए? इट इज़ नेसेसरी दैट द इको रीचेज आवर एयर आफ्टर सफिशियंट टाइम लाइक सो दैट आवर ब्रेन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। मतलब क्या है ना कि दो साउंड वेव को वो डिफ्रेंशिएट तभी हमारा माइंड कर सकता है जब 0.1 सेकेंड के बाद एक दूसरा वेव आए। एक वेव हमारे पास आया साउंड वेव, वो माइंड में गया, कान के थ्रू मेरा गया माइंड में, लेकिन वही 0.1 सेकेंड के अंदर ही, 0.1 सेकेंड के अंदर ही दूसरा यदि आ गया तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, मेरा माइंड वो उसको नहीं समझ पाएगा क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेशन है, सफिशिएंट टाइम, मतलब 0.1 सेकेंड के दरमियान में दूसरा कोई साउंड आएगा तो मेरा माइंड उसको समझ नहीं पाएगा, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। ये प्रैक्टिकली किया गया है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल एक तरीके से बोल सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंटल है, तो हमारा ब्रेन उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है।
तो दिस टाइम गैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टाइम गैप शुड एटलीस्ट भी 0.1 सेकेंड, मतलब होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम दूसरा वेव को सुन पाएंगे। नेक्स्ट वन कंडीशन, तो इसको आखिर क्या बोलेंगे, इस टाइम को क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं दिस इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। दिस टाइम, ये तो हो गया सबसे सफिशिएंट टाइम जो जिसके लिए हम ये तो समझ चुके हो आप, और इसको बोलते हैं दिस इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो कोई भी साउंड वेव के लिए मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि ठीक है चलो यहाँ से इस पॉइंट तक गया और यहाँ से टकरा करके मान लो कि 0.1 सेकेंड ही लिया, 0.1 सेकेंड में वापस आए तो हम सुन लिए इसको। ठीक है, तो अब डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक का मिनिमम डिस्टेंस, तो समझो इसको यही समझना इंपॉर्टेंट है आपको। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना मान लिए, डी डिस्टेंस, बट साउंड वेव यहाँ से यहाँ तक गया फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 2D डिस्टेंस कवर किया साउंड वेव, है ना। तो डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 2D। ठीक है, टाइम तो अपना फिक्स है 0.1 सेकेंड, या तो तुम टाइम को हाफ कर देना या फिर डिस्टेंस को डबल कर दो, किसी एक को तो तुमको कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्टेंस को ही डबल करते हैं और यहाँ पे स्पीड ले लेते हैं, स्पीड एक एवरेज स्पीड ले लेते हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको लिया जाता है, तो 344 इसका स्पीड जो है, साउंड स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे जो लिया गया है वो 344 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द एवरेज स्पीड, कहीं कहीं 340 भी लिया जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे 344 मीटर पर सेकेंड हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये कहाँ पे है, एयर के लिए, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 344 मीटर पर सेकेंड एट नॉर्मल टेम्परेचर यू कैन से। ओके, नाउ सो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस, जिसके कारण वहाँ पे इको पॉसिबल होगा, तो उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखो हम लोग सबसे पहले स्पीड इज इक्वल्स टू जानते क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू, एकदम छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम पीरियड, ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, स्पीड की जगह v है, डिस्टेंस की जगह पे 2D लेना पड़ेगा क्योंकि डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिसका d डिस्टेंस हम माने हैं ना तो उसको 2D करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ 2D हो गया, और टाइम पीरियड तो t कितना 0.1 सेकेंड, तो यहाँ पे t लिख देंगे कुछ इस तरीके से। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना हमको, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा, 2D इज इक्वल्स टू v इंटू टी, सो d इज इक्वल्स टू वट, d इज इक्वल्स टू VT डिवाइड बाई 2। मतलब डिस्टेंस जो भी तुम्हारा जनरल फार्मूला से आता है, इसे जो भी आता है उसको यदि तुम हाफ कर दोगे तो तुम्हारा डिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है, तो कितना आएगा, d इज इक्वल्स टू, फार्मूला हमको मिल गया, d इज इक्वल्स टू VT डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, d इज इक्वल्स टू v इंटू टी डिवाइड बाई 2, सो v इज इक्वल्स टू 344 इंटू टी इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0.1 सेकेंड। यही है मेरा लिस्ट टाइम, लिस्ट सफिशिएंट टाइम जिसको बोल सकते हैं, मिनिमम टाइम, इतना टाइम होना चाहिए डिफ्रेंशिएट के लिए। और कितना, 2, इसको डिवाइड करते हैं कितना आएगा, ये हो जाएगा 172 दिस वन, और इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 17.2, इतना मल्टीप्लाई करने पर, तो डिस्टेंस आ गया 17.2 मीटर, इतना। मतलब मिनिमम डिस्टेंस आपको इको होने के लिए कितना चाहिए, 17.2 मीटर। इतना से छोटा डिस्टेंस पे, मतलब थोड़ा सा भी डिस्टेंस से कम हुआ, मान लो यहाँ पे तो इको आपका नहीं हो पाएगा, इको पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब क्या है ना, इको का मतलब क्या है कि साउंड जो आप साउंड यहाँ से सेंड करेंगे, यहाँ से टकराया और फिर वापस आएगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा मतलब टाइम भी कम हो रहा है इसका मतलब, और वैसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इको पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस की बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर, और मिनिमम टाइम की बात करें तो 0.1 सेकेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा माइंड में रखना है। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मिनिमम टाइम जो है सो मतलब परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग जो बोल सकते हैं, या तो मिनिमम टाइम फॉर डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ द साउंड फ्रॉम द ब्रेन कितना होना चाहिए, तो 0.1 सेकेंड होता है। ठीक है, 1 सेकेंड का 10वां पार्ट, और डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर। ओके, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से हम लोग समझ गए इको के बारे में। इको, और इको क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको, उसी को इको बोला जाता है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग समझ गए इको को। अब यदि मैं बात करूँ, ये लॉज भी आप समझ ही चुके हो। नेक्स्ट वन यदि मैं बात करूँ, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहाँ कहाँ पे होता है, मल्टीपल मतलब
मल्टीपल मतलब दो, एक वेव, या यहाँ से तो एक ही वेव बना ना, एक वेव इस तरह से गया और एक वेव टकरा करके वापस आ गया कुछ इस तरीके से, इसे गया और इसे वापस आ गया। तो मल्टीपल वेव कहाँ पे बनेगा, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से। मान लो मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है, मान लो एक कुछ इस तरीके से पाइप है, यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से पाइप है और पाइप से साउंड पास करा दें, तो मान लो ऐसे टकराया तो फिर कुछ इस तरीके से एक रिफ्लेक्शन कंप्लीट, फिर यहाँ से इधर टकराएगा, फिर ऐसे, और यहाँ पे सुनने वाला कोई है, तो यहाँ पे देखो कितना रिफ्लेक्शन हो गया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो दो से मतलब एक से यदि ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, when number of obstacles reflected back sound waves falling on them then this is called multiple reflection। इस तरीके से बोल सकते हैं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेव यदि बने वहाँ पे, नंबर ऑफ वेव मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार वो क्या हो, रिफ्लेक्ट हो, एक ही साउंड वेव बार बार कंटिन्यूसली यदि रिफ्लेक्ट होता है तो हम लोग कहेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ है एक्चुअली, इसको क्या ना कि रिफ्लेक्स, इसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यदि आपको क्लियर साउंड यदि क्लियर सुनाई देता है, या तो एक तरीके से बोल सकते हो कि ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहाँ पे काम आता है। यदि मैं बात करूँ इसका कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन आखिर होता कहाँ पे है, तो लाइट वेव की यदि मैं बात करूँ तो वो तो केबल वगैरह में यूज़ होता है, जैसे टेलीफोन वगैरह का वायर हुआ करता था पहले, या तो अभी भी है। और यदि मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी का वायर वगैरह, तो वो सब में जो है ना उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। केबल यदि बात करूँ टेलीफोन का केबल, उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। बट यदि साउंड वेव की बात करूँ तो इसमें कहाँ पे यूज़ किया जाता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो डॉक्टर लोग को आप रखते हुए देखते होगे स्टेथोस्कोप, जो हमेशा गर्दन में रखता है वो लोग, तो स्टेथोस्कोप में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। क्योंकि देखो स्टेथोस्कोप की बात करें मैं यहाँ पे, तो देखो डायग्राम स्टेथोस्कोप का कुछ इस तरीके का होता है, ये रहा स्टेथोस्कोप का डायग्राम कुछ इस तरीके से। तो जब ह्यूमन बॉडी के ऊपर इसको रखा जाता है तो ये देखो मेटल का होता है, ठीक है। तो इसको जब उसके ऊपर रखता है तो क्या होता है ना कि उसके हार्ट बीट पता करता है, वो हार्ट का बीट, ठीक है। तो देखता है कि उस मतलब एक्चुअली हम जानते हैं कि हार्ट बीट करेगा तो वहाँ तो बॉडी का वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन ही तो साउंड है। तो यहाँ से वाइब्रेशन जो है सो कुछ वाइब्रेशन जो मतलब वहाँ से साउंड डेवलप हो रहा है, वो साउंड इसके थ्रू, इस पाइप के थ्रू कुछ इस वे में जाता है, कुछ इस तरीके का मल्टीपल रिफ्लेक्शन के वे में जाता है। इस तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्शन वहाँ पे होता है, ठीक है। और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चला जाता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन होकर के। कैसे, ऐसे जाके एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होता चला जाता है। तो वही इस पाइप में कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होते होते फिर यहाँ से डिवाइड होकर दोनों कान में सुन लेता है वो, ठीक है। तो ये है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज स्टेथोस्कोप। दूसरा कहाँ पे यूज़ हो सकता है, मेगाफोन। मेगाफोन मान लो कुछ इस तरीके से, मेगाफोन में किस तरीके से यूज़ होता है, तो देखो मेगाफोन का कुछ इस तरीके से। मेगाफोन से मान लो ऐसे साउंड गया तो एक इधर से एक इधर से, दोनों साइड से टकरा रहा है, देखो इधर भी टकरा रहा है उधर भी टकरा रहा है। तो ऐसे टकराया, ये देखो इसका यहाँ पे पहला रिफ्लेक्शन ऐसे गया, इधर का इधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से साउंड जो है सो रिफ्लेक्ट होकर के, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होकर के साउंड जो है सो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब बोलोगे कि आखिर इसका क्यों यूज़ करते हैं, मेगाफोन ही क्यों यूज़ करते हैं। मेगाफोन को यदि यहाँ पे बोलें कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसमें हो रहा है तो इससे क्या प्रॉफिट हो रहा है हमको, तो इससे प्रॉफिट कुछ नहीं, बस एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि मेरा जो साउंड यहाँ से डेवलप हो रहा है इससे, तो इसको क्या है ना कि ज़्यादा डिस्टेंस तक सेंड करने के लिए हम लोग मेगाफोन का यूज़ करते हैं। मतलब इसका इंटेंसिटी जो है वो बर्बाद नहीं होता, वेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो साउंड जब कहीं से हम लोग यहाँ से मान लो प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ से प्रोड्यूस होगा तो कैसे है कि यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना तो चारों तरफ साउंड फैलता है ना, साउंड तो सभी तरफ फैलता है। बट इसमें क्या है, मेगाफोन में कुछ इस तरीके से हम कंडीशन डाल दिए हैं, ऐसे मतलब बैरियर लगा दिए हैं उसमें। तो जो है सो उसका सारा वेव जो है सो वहीं पे एक दूसरे से मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो करके एक पार्टिकुलर डायरेक्शन ले लेगा कुछ इस तरीके से, और साउंड जो है सो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसका सारा इंटेंसिटी जो उधर ही चला जाएगा। नहीं तो यदि ये नहीं लगा रहता तो साउंड जो है सभी डायरेक्शन में मूव कर जाता, तो इसका इंटेंसिटी थोड़ा वीक हो जाता, ठीक है, और इसमें इंटेंसिटी बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं वगैरह करते हैं तो वहाँ पे मेगाफोन लगाते हैं या फिर स्पीकर्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो वो सब में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है जिसके कारण हम लोग कुछ इस तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन है रिवर्बरेशन। यदि मैं रिवर्बरेशन की बात करूँ तो वो क्या होता है उसको भी समझ लो। रिवर्बरेशन देखो ये चीज़ रिवर्बरेशन,
रिवर्बरेशन है क्या? तो ये भी एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, या तो कह सकते हो मल्टीपल इकोज, ठीक है। बट रिवर्बरेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इकोज, इको से डिफरेंट हो। तो यहाँ पे इकोज की बात की जा रही है, मतलब मल्टीपल इकोज, मतलब क्या समझ रहे हो? मल्टीपल इकोज इज कॉल्ड, एक तरीके से बोल सकते हो ऐसे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, द मल्टीपल इकोज इन सक्सेशन विच वेयर लेड ऑफ परसिस्टेंस ऑफ साउंड प्रोलॉन्ग ड्यूरिंग ऑफ टाइम, दिस इफेक्ट ऑफ साउंड कॉल्ड रिवर्बरेशन। मतलब क्या बोलता है ना, ये बोल रहा है कि यदि कोई साउंड, एक साउंड कोई वहाँ से प्रोड्यूस हुआ कि मान लो हाय, तो आपका कान में हाय हाय मतलब बहुत देर तक करता रहे, मतलब लगभग 1 मिनट तक लगे कि वही साउंड मेरे में गूंज रहा है, मेरे अंदर गूंज रहा है एक ही साउंड, सेम साउंड। तो वैसा कंडीशन यदि आपका आता है, लॉन्ग टाइम तक एक ही साउंड यदि प्रोलॉन्ग हो रहा है आपकी माइंड में, तो दैट इज़ द रिवर्बरेशन। ये कहाँ पे हो सकता है? तो सिनेमा हॉल में होता है ये सब, ठीक है। या तो कहीं पे मीटिंग हॉल में होता है, या तो कोई खाली कमरा में चल जाओ जहाँ पे न्यू कमरा बना है, जहाँ पे कोई फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं है, तो वैसे जगह पे जाओगे तो तुमको कुछ इस तरीके से वहाँ पे इकोज होगा। देखो ऐसे ऐसे जाके, मतलब सीलिंग से टकरा करके या तो वॉल से टकरा करके, फिर इधर पीछे से टकरा करके, चारों तरफ से साउंड तुम्हारा एक ही आ रहा है। मतलब कंडीशन क्या होता है ना, उसको समझते हैं थोड़ा हम लोग दूसरे तरीके से। देखो मान लो यदि रिवर्बरेशन को समझना है, तो रिवर्बरेशन मतलब क्या है ना, कि एक ही साउंड सेम साउंड यदि बार बार आपको सुनाई दे, मतलब एक ही साउंड बार बार सुनाई दे, कैसे? लॉन्ग टाइम तक यदि एक ही साउंड आपको सुनाई देते रहे, मान लो तुम यहाँ पे हो इस जगह पे 1 मिनट के लिए, ऐसे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे तुम खड़ा हो, ठीक है, और यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये इस पॉइंट से साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से साउंड निकल रहा है। तो साउंड जब यहाँ से निकलेगा तो कहाँ कहाँ से टकराएगा वो समझो। ये देखो, ए ऐसे सीलिंग से टकराएगा, आप सुन पाओगे, नंबर 1। यहाँ से साउंड इधर भी जाएगा पीछे साइड, यहाँ से टकरा के आप सुन पाओगे। दूसरा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, इधर से भी सुनाई देगा, इस सरफेस से भी आकर के टकरा के आपके पास तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यदि कोई खाली कमरा में जाओगे, जो नया नया बिल्डिंग बना है उसमें, मतलब क्या बोल सकते हैं, चारों तरफ से कुछ इस तरीके से, मतलब वहाँ पे इकोज जो है सो मल्टीपल इकोज होगा। तो वैसे कंडीशन में क्या हो ना, कि जब तक देखो, हम जानते हैं कि 0.1 सेकेंड में एक साउंड पहुँचना है ना, तो एक्चुअली क्या है ना, कि मान लो कि ये वाला साउंड जो नज़दीक वाला, ये तो स्टेट में 0.1 सेकेंड में मिल गया, लेकिन इसका थोड़ा लेंथ ज़्यादा है, तो 0.1 के बाद पहुंचा। ये जो है सो 0.1 सेकेंड के थोड़ा सा और बाद पहुंचा। मतलब कंडीशन क्या है ना, कि इसी तरीके से एक नए साउंड जो है, सेम साउंड बार बार पहुंच रहा है इको होकर के, मतलब जब टकराया उधर ये पहुंच गया, ये टकराया ये पहुंच गया, कोई जल्दी पहुंच रहा है, कोई बाद में पहुंच रहा है। तो आपको लगता है ना कि एक ही साउंड जो है सो बार बार, मतलब एक ही साउंड जो है सो बहुत देर तक गूंजता रहता है। हाई करोगे हेलो, तो हेलो 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 करके मतलब सुनाई देता रहेगा इस टाइप से आपको। जैसे कंसर्न हॉल में कहीं पे कोई प्रोग्राम होता है, तो वहाँ देखना कि हेलो करता है तो बार बार एक ही चीज़ को वहाँ रिपीटेशन होता है, हेलो 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 बहुत देर तक। तो इसका मतलब होता है रिवर्बरेशन, जो इरिटेटिंग होता है एक तरीके से, इरिटेटिंग, तो इसको रिवर्बरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसको कम कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए कर्टन्स लगाए जाते हैं उसमें, है ना, अब फर्नीचर्स लगाए जाते हैं, तो वो सब अब्जॉर्ब कर लेता है उसको। मान लो क्लासरूम्स हैं, तो बोलोगे वहाँ पे क्यों नहीं होता है सर, तो वहाँ पे क्या है ना, कि खिड़की है, ठीक है, खिड़की है, उसमें कर्टन्स भी लगाए जाते हैं बहुत जगह पे, या फिर बोल सकते हैं खिड़की से भी साउंड मेरा बाहर निकल जाता है, वहाँ पे टकराता नहीं है, नंबर 1। दूसरा, स्टूडेंट्स के क्लोथ्स जो हैं, क्लोथ्स वगैरह, बैग्स वगैरह, वो क्या करते हैं, बहुत सारे साउंड वेव को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो रिफ्लेक्ट होने नहीं देते हैं, ठीक है। तो घर यदि भरा हुआ हो तो वहाँ पे इकोज होना पॉसिबल नहीं होता है, रिवर्बरेशन होना पॉसिबल नहीं होता है, मल्टीपल इकोज होना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये कम करने का बहुत सारा तरीका है, बुक में एक बार रीड करना, बहुत सारा मटेरियल है, कारपेट्स वगैरह नीचे कारपेट बिछा दो तो वो भी हमारा क्या करता है, रिफ्लेक्ट होने नहीं देगा, वो ऑब्जर्व कर लेता है। तो बहुत सारे कंडीशंस हैं कि हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को, मल्टीपल रिफ्लेक्शन मतलब मल्टीपल इकोज को जो है सो हम लोग रिवर्बरेशन बोलते हैं, और उसको हम लोग कम कर सकते हैं। और कम करने का तरीका क्या है, कि उसमें जितना तुम कुछ भर दो उसमें ले जा करके, ठीक है। भरना मतलब एक तरीके से उसमें हम बोल सकते हैं कि यूज ऑफ इकोस्टिक टाइल्स, मतलब क्या क्या कम करने के लिए वो सब हम बता रहा हूँ। इकोस्टिक टाइल्स जो आपको बुक में दिया हुआ है, फ्लोर्स ऑफ ऑडिटोरियम्स विच ऑब्जर्व साउंड, वो ऑब्जर्व कर लेगा। फिर क्या लगाना है, लगा सकते हैं आप
वही कर्टेंस लगा सकते हैं, सॉफ्ट टेक्सचर्स लगा सकते हैं, सीट मटेरियल्स लगा सकते हैं, कारपेट लगा सकते हैं। ये सब साउंड को क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लगता है। ठीक है, ऑब्जॉर्व करने से वहाँ पे रिवर्बरेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सब चीज़ है। सिनेमा हॉल यदि बनाया जाता है तो सिनेमा हॉल में भी देखना कि कुछ इस तरीके से फ्लोर को बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से फ्लोर क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे रिवर्बरेशन क्रिएट ना हो। इसलिए क्या होता है कि साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होता है और जाता है, सीधा टकराता है और सीधे लिसनर तक पहुँच जाता है। तो उससे क्या होता है ना कि कर्व सीलिंग बनाया जाता है। तो कर्व सीलिंग में तुम्हारा जो है साउंड का रिफ्लेक्शन वहाँ पे ज़्यादा मतलब मल्टीपल इकोज नहीं होता, वहाँ पे होता भी है तो बहुत कम होता है, जिसके कारण हम प्रॉपर वे में सुन पाते हैं। अदरवाइज यदि बहुत मल्टीपल इकोज वहाँ पे होगा तो हम लोग सुन ही नहीं पाएंगे कोई भी चीज़ को अच्छे तरीके से, क्योंकि एक ही चीज़ तो 5 मतलब 1 मिनट तक गूंजता ही रहेगा। तो एक सेंटेंस सुनेंगे तो अगला सेंटेंस तब तक निकल चुका होगा, तो कहाँ से हमको कुछ समझ में नहीं आएगा उस तरीके से ना। तो रिवर्बरेशन में कुछ इस तरीके से होता है, मतलब एक ही साउंड यदि लॉन्ग टाइम तक रहे दैट इज द रिवर्बरेशन। ओके, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी वहाँ पे एक तरीके से हम बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ही अंदर आता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के अंदर तुम्हारा रिवर्बरेशन आता है। ठीक है, ये तो ये सब है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, इकोज के बारे में देखें, इकोज का न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखें। तो एक चीज़ रिवर्बरेशन देखें, रिवर्बरेशन को कम करने का तरीका क्या है, रिवर्बरेशन कैसे हम रिड्यूस करें, कैसे उस रिवर्बरेशन को रिड्यूस किया जाए किसी भी हॉल से वगैरह वगैरह से। तो वो चीज़ देखें। मेगाफोन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका इंटेंसिटी जो है सो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाए, इसलिए हम लोग मेगाफोन यूज़ करते हैं। स्टेथोस्कोप का यूज़ क्या है, तो और वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन वहाँ भी होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग बहुत सारा चीज़ को रीड किए। अब नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है कि जो हम लोग यहाँ पे बताया आपको कि v इज इक्वल्स टू डी बाई टी होता है ना फार्मूला, तो यहाँ पे 2d इको के लिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस को डबल करना मत भूलना, यदि ये भूल जाते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपका सॉल्यूशन फिर नहीं मिलेगा। तो उससे रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे देखता हूँ। देखो, एक ही क्वेश्चन मैं करूँगा कि एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ कि एक आदमी है, वो व्हिसिल बजा रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ए मैन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द क्लिफ एंड ब्लोज अ व्हिसिल। तो यहाँ पे मान लो एक क्लिफ है, यहाँ से साउंड है जा रहा है वहाँ पे व्हिसिल का। ठीक है, और गया कुछ इस तरीके से यहाँ तक। तो पूछता है कि द इको रीचेज हिम इन 4 सेकेंड, मतलब ये जो व्हिसिल बजाया यहाँ से यहाँ तक गया, टकराया और फिर आकर के उसी साउंड को सुन लिया, मतलब अपना साउंड यहाँ से प्रोड्यूस किया, इस जगह से प्रोड्यूस किया, और वो साउंड यहाँ से गया, टकराया और फिर वापस आया यहाँ पे, तब जाके वो सुना। तो इसके लिए 4 सेकेंड वो टाइम लगा। देखा कि वो 4 सेकेंड टाइम लग रहा है, मतलब ये काम, ये प्रोसेस, ये इकोज जो यहाँ पे इको हो रहा है वो होने में 4 सेकेंड लगा, उसका टाइम उतना लगा। तो एक और यहाँ पे कंडीशन ये भी डाल दिया है कि इसका जो स्पीड है ये है 340 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस व्हिसिल का जो साउंड का स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकेंड है। तो पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस आगे रहा है, मतलब इस सोर्स से, मतलब ये बंदा जो व्हिसिल यहाँ से बजा रहा है उससे वो ऑब्स्टिकल जो है, मीन क्लिफ जो है, एक क्लिफ जो है वो कितना दूर है, क्लिफ कितना डिस्टेंस पे है। तो फार्मूला बस यही वाला लगा देना है, v इज इक्वल टू 2d डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो डिस्टेंस हमको यहाँ से 2d, तो 2d सब्जेक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2d इज इक्वल टू वी, मतलब d इज इक्वल टू वी बाई 2। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे v कितना हमारा है 340 और t कितना है, t 4 है दिया हुआ है, डिवाइड बाई 2, 2 2 जब 4, मतलब 340 इंटू 2, 340 इंटू 2 कितना आएगा 680 मीटर। दिस वन इज योर आंसर, 680 मीटर। ओके, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ साउंड का एप्लीकेशन क्या है, और साथ ही साथ देखेंगे रेंजिंग, फ्रीक्वेंसी क्या है, रेंज क्या है वगैरह वगैरह के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।